ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो है बेसिकली पीओआईस पे। तो पीओआई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बेसिकली है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको कई बार हम प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, या इसको कई बार हम प्राइस लोकेशन। ठीक है। बेसिकली अलग अलग टर्म से अलग अलग टर्म यूज़ किया जाता है बोलने के लिए, बट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली यही है कि हमें बेसिकली वो पॉइंट इंटरेस्ट चाहिए जहाँ पे हम अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाई साइड का या सेल साइड का। ठीक है। तो पीओआईस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पीओआईस को हमें यूज़ करना है तो अगेन वो मतलब हमने जो प्रीवियस क्लासेस की है मार्केट स्ट्रक्चर की, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें आगे कंबाइन होकर चलनी है। तो पीओआईस भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही फाइंड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर करंट चार्ट का एग्जांपल ले, इसको मैं छोटा करूं, तो एक हाई लेवल पे हमें क्या दिख रहा है? मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट? अप ट्रेंड मार्केट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लान बाई साइड का करेंगे। नाउ बाई साइड का प्लान करेंगे, इतना तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके आइडिया लग गया कि मार्केट किस साइड की है और हमें एक्चुअल में करना क्या है। बट करना किस पॉइंट पे है? ठीक है, किस प्राइस पे हमें टाटा पावर का स्टॉक खरीदना है ताकि जब वो रन करे तो हमें पैसा मिले। करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस यहाँ से रन किया, हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। यहाँ से प्राइस किया, यहाँ से बाई कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से रन किया, यहाँ पे बाई कर सकते थे, यहाँ पे बाई कर सकते थे। बेसिकली अलग अलग प्राइस एरिया है या प्राइस के लेवल्स है जहाँ पे हमें बेसिकली अपने बाई के ऑर्डर प्लेस करने हैं। नाउ वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि किस प्राइस पॉइंट पे या किन लेवल्स पे हम अपना बाई का प्लान करेंगे। तो वो हम सीखेंगे पीओएस की क्लासेस में। तो पीओएस में अलग अलग तरह के पीओआई होते हैं। जैसे अगर बात करें तो एक होता है, इसमें आता है डिमांड एंड सप्लाई। समटाइम्स इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड पीओआई होता है, सॉरी, फ्रेश हाई एंड फ्रेश लो। इसे हम कई बार प्रीवियस हाई या लास्ट हाई लास्ट लो कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा वीआई, जिसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोलते हैं। और लास्ट होता है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी हंट। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस हंट। ठीक है। तो मोस्टली क्या है, हमारे चार पीओएस होते हैं। चार पीओएस को हम समझेंगे कि किस पीओआई को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे, कैसे उसको मार्क करना है और उसके बेस पे कैसे ट्रेड लेना है। अब हर एक पीओआई एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो एक एक क्लास में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आज हम क्या समझेंगे? डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, कि डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या है, चार्ट पे इसको कैसे मार्क करना है और उसके बेस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। ठीक है। ट्रेड हम अभी फ़िलहाल जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं, अभी हमने एनालिसिस सीखी है, अब हम सीख रहे हैं ट्रेड प्लान करना है किस एरिया पे। और ट्रेड प्लान करने के बाद हमें जो ट्रेड एंटर करना है वो हम एंट्री और एग्जिट की क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड स्टेप है कि आफ्टर एनालिसिस वेयर वी नीड टू प्लान आवर ट्रेड। तो आज का जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है डिमांड एंड सप्लाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो डिमांड एंड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है? ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि लेट्स से एक अप ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मार्केट क्या है? हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब मार्केट हायर हाई क्यों बनता है ये हमें पता है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं हमने ये भी सीख लिया है। तो अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में हमें बाई का प्लान करना है, ये भी हमें क्लियर है। अब बाई किस एरिया पे करना है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि प्राइस रन कब करता है या इम्पल्सिव वेव कब बनती है, जब इंस्टीट्यूशंस पैसे डालते हैं। और डाउन कब आता है या पुल बैक कब लेते हैं, जब इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अगेन किसी पॉइंट पे आकर के
इंस्टीट्यूशन के प्राइस इंटरेस्ट पे वो आते हैं मार्केट, और उस पे अगेन फिर वो पैसे डालते हैं और मार्केट मूव करती है। तो हमें बेसिकली क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, वो होता क्या है कि जैसे मान लो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का एग्जाम 3000 का रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। मान लो 3000 पे यहाँ पे चल रहे थे, और इंस्टीट्यूशंस ने हैवी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर डाले, मान लो 10,000 करोड़ डाल दिया, ठीक है। तो जैसे इतना बिग अमाउंट पड़ेगा ना, रिलायंस की स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लगेगी। 3000 से हो सकता है 3010, 3030, 3050 करते करते 3100 तक लेस से आ गया वो। 3100 तक स्टॉक का प्राइस आ गया। अब जिन्होंने 3000 पे लिया था उनका प्राइस हो गया 3100, वो अपने करेंगे प्रॉफिट बुक और मार्केट आएगी नीचे। बट जिस पॉइंट पे उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किए थे, उस समय हुआ क्या था, उन्होंने 10,000 रुपीज़ डाले थे, उनको चाहिए था स्टॉक 3000 पे, राइट। बट 3000 पे जैसे ही ऑर्डर डाले, उस स्टॉक की वैल्यू जंप करने लगी, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लगी। तो 3000 पे जितने भी ऑर्डर उनके होंगे फुलफिल, उसके बेस पे प्राइस तो अपसाइड हो जाएगी। बट कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि उनको ने ऑर्डर डाला था 3000 पे, नाउ प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो 3000 का बढ़ करके 3010 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, और लेट्स से 3100 तक चला गया। तो उनके लेट्स से 10,000 डाले, और फॉर एग्जांपल एक हाई लेवल हाइपोथेटिकल लेते हैं कि उनको रिलायंस के 1000 स्टॉक खरीदे थे, ठीक है। तो 1000 स्टॉक उनको 3000 रुपीज़ पे खरीदने थे, और चूंकि वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, और 3000 रुपीज़ पे उनको लेट्स से 600 स्टॉक्स ही मिल पाए, तो बाकी के जो 400 का बैलेंस था ना, वो ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पड़े रहते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर डाला है उनके ऑर्डर वो पेंडिंग रहते हैं, वो अपने कैंसिल नहीं करते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में प्राइस जब भी वापस आए, उनका इंटरेस्ट प्राइस क्या था 3000, और वापस से 3100 से जैसे 3000 पे आए, वो 3000 वाले ऑर्डर फुलफिल होते हैं और मार्केट अगेन अपसाइड मूव करती है, ठीक है। तो जो ऑर्डर पेंडिंग बेसिकली पड़े होते हैं ना, उन्हीं को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं या डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, जहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्लियर है। अब ऑर्डर ब्लॉक, हमें एक आइडिया लग गया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक को हम चार्ट पे कैसे मार्क करेंगे, उसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें वो समझना है। तो बेसिकली प्राइस लेट से हायर हाई बना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से मार्केट में एक शार्प अपसाइड का मूव आया है, जनरली उस पॉइंट के बिगनिंग में ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं, इस वेव की बिगनिंग में ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं, ठीक है। और प्राइस लेट से फिर फ्यूचर में कभी आया इस रेंज में, तो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस अप साइड जाएगी। नाउ अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अप साइड जाएगी कितना, इसका अगेन हाई तोड़ के हायर हाई बनेगा, या थोड़ा सा अप साइड जा करके अगेन प्राइस नीचे आ जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेंडिंग है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का नया इंटरेस्ट है, आई मीन और क्वांटिटी यहाँ पे बाई करने का इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके बेस पे चार्ट पे हमें वो चीज़ें ड्रॉ होते हुए दिखेंगी। लेट्स से प्राइस हायर हाई बना के ऊपर गया और प्राइस नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस लेट्स से इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं है कि वो हायर हाई क्रिएट करे, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस अगेन ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक जाने के बाद इस प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा, और प्राइस अगेन ऐसे करके ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट नहीं है प्राइस को अपसाइड लेके जाने के लिए, तो प्राइस अब वो डाउन साइड आएगा। और इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होगा अगर प्राइस को अपसाइड देने के लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक पे लेने के बाद नए ऑर्डर इसमें पड़ेंगे, मतलब पुराने जो पेंडिंग ऑर्डर है वो तो है ही है, प्लस उनका इंटरेस्ट है अपसाइड लेके जाने को, यहाँ पे नए ऑर्डर पड़ेंगे और अगेन ये हायर हाई बनेगा, प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, ठीक है। तो पहले अब हम क्या करते हैं, एक बार मार्किंग देखते हैं कि हमें ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग कैसे करनी है, चार्ट पे उसकी मार्किंग कैसे करनी है, फिर आगे का चीज़ें देखते हैं। तो अच्छा, एक एग्जांपल मैं डाउन साइड के बता देता हूँ। डाउन साइड में लोअर लो बन रही है, ठीक है। तो जिस जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, इसके बिगिनिंग पॉइंट से अगर मार्केट आती है तो अगेन वो डाउन साइड आएगी, अगर वो अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है तो। अदरवाइज स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं करना है, स्टिल वो डाउन आएगी। उसके बाद लेट्स से अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करना है तो अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी और प्राइस अगेन हायर हाई बन के फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है।
तो हमें बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट पे। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो हम एक आइडिया लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखते हैं और कैसे मार्क करना है। तो सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो मान लो ये ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल मीन्स प्राइस हमारा अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, राइट। ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल के बाद लेट्स से एक और ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये जो जहाँ से बननी स्टार्ट हुई ना, इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट होगा। लेट्स से प्राइस ऐसे ऐसे करके आया है और ये बिगिनिंग होने दी। तो जो बिगिनिंग एरिया है और प्राइस जहाँ से अपसाइड मूव किया है शार्प, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिकली इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिव है। इसके नियर बाय जनरली होते हैं हमारे बाई साइड के ऑर्डर ब्लॉक, या बाई साइड के ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, डिमांड। ठीक है, और इसका जो काउंटर पार्ट है कि अगर हमारा मार्केट लोअर लो बन के आ रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट को अगर ऑर्डर ब्लॉक पिक करके गिरनी है, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, रेड 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 कैंडल्स बनेगी, राइट। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बनेंगी कैंडल्स। ठीक है, तो जहाँ से मार्केट फॉल हो रही है, तो फॉल के बिगिनिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली अगेन ये सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, या इसको हम क्या कहते हैं कई बार, सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड बेसिकली वो एरिया है जहाँ से प्राइस अपसाइड तरह शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई बेसिकली वो एरिया है जहाँ से प्राइस डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इसके बेस पे हम मार्क करेंगे सो दैट कि इन फ्यूचर जब प्राइस अगेन कभी भी इस प्राइस पॉइंट पे आएगा जो हमने सप्लाई मार्क किया है, तो वहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट अगेन फॉल करे, या जहाँ से प्राइस राइज किया है और वहाँ से प्राइस अगर कभी फॉल होकर के आता है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस यहाँ से अगेन राइज करे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर है कुछ पेंडिंग रह गए हैं। ठीक है, अब बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड को कैसे मार्क करते हैं, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक ये सप्लाई को कैसे मार्क करते हैं, वो देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो बाई साइड की हमारी वेव है वो कैसे थी, रन पुल बैक। पुल बैक मीन्स प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है, इसके बाद प्राइस अगेन राइज हुआ है, राइट। तो प्राइस यहाँ पे डाउन हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे आके प्राइस न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने के बाद प्राइस अगेन राइज करेगा। तो जो एरिया हमारा न्यूट्रल वाला है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा होता है मार्किंग एरिया फॉर डिमांड। तो इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे पुल बैक की वेव थी, और अगेन यहाँ से हमारी रन की वेव स्टार्ट हो गई, जो कि प्रीवियस हाई के ऊपर तक जाएगी। ठीक है, प्राइस मान लो कुछ ऐसा था, ये रन, ये पुल बैक, यहाँ किसी पीओआई से प्राइस अगेन रन किया, ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके प्राइस अगेन राइज कर गया। ठीक है, तो प्राइस जहाँ पे डाउन हुआ,
प्राइस जहाँ पे न्यूट्रल हुआ और प्राइस अगेन जब राइज करने लगा, तो ये जो न्यूट्रल वाला एरिया है ना, ये हमारा है डिमांड। अब डिमांड की मार्किंग कैसे करनी है, या इसको ना कई बार क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस हमारा गिर रहा है तो इसको कहते हैं ड्रॉप। प्राइस जहाँ पे न्यूट्रल हुआ है इसको कहते हैं बेस, और प्राइस अगेन जहाँ पे राइज हो रहा है इसको कहते हैं रैली। ठीक है, तो इसको कई बार ड्रॉप बेस रैली भी बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ड्रॉप बेस रैली क्या है, ठीक है, या फिर डिमांड क्या है, और या ओरिजिन पॉइंट क्या है। मतलब सारी चीज़ें टर्म जो है अलग अलग है, बट सबकी मीनिंग एक है। और इसी का काउंटर पार्ट होता है रैली बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है, जैसे प्राइस डाउन आया, प्राइस रैली की, प्राइस ड्रॉप की, तो यहाँ पे जो पुल बैक वाली वेव है ये हमारी क्या है, यहाँ पे प्राइस अप साइड गया और यहाँ पे डाउन आया। तो जब निगेटिव मार्केट होती है या डाउन ट्रेंड मार्केट होती है, तो उस केस में क्या बनती है, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, अब इसको मार्किंग देखते हैं कि मार्क हमें कैसे करनी है। तो ये हमारा है बेसिकली डिमांड एरिया। अब डिमांड की मार्किंग कैसे करनी होती है कि प्राइस जहाँ तक ड्रॉप हुआ और प्राइस जहाँ पे राइज हुआ, तो ये जो बेस वाला एरिया है ना, या न्यूट्रल वाला एरिया, जिसमें जो कैंडल है, ठीक है, कैंडल के साइज पे हमें नहीं जाना, या कैंडल के टाइप पे नहीं जाना, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं समझना है। इसमें बेसिकली कैंडल की जो कैंडल में दो चीज़ होती है, एक होती है विक, एक होती है बॉडी, राइट। तो बॉडी का अपर पोर्शन से लेकर के लोअर विक तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे मार्क करेंगे, ये है हमारा डिमांड एरिया। इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन। ओके, अब इसका अगर अपोजिट बनाए, मतलब प्राइस रन करके ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल बनेगी अपोजिट साइड की, लेट्स से कुछ ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, और इसके बाद रेड कैंडल बनती हुई पूरी नीचे आ गई प्राइस। ठीक है, और यहाँ से प्राइस क्या था, राइज हुआ था अपसाइड के लिए। तो जिस पॉइंट से प्राइस डाउन होना स्टार्ट हुआ ना, इसमें क्या करना है हमें मार्क, लोअर बॉडी पोर्शन से लेकर के अपर विक तक, मतलब कुछ ऐसा हमें मार्क करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सप्लाई एरिया या सप्लाई जोन। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल मार्किंग का तरीका है कि डिमांड जोन मार्क करने के लिए क्या होता है कि जहाँ पे प्राइस न्यूट्रल हुआ है, वह उस जोन के अपर बॉडी से लेकर के लोअर विक, और जहाँ से प्राइस फॉल होना स्टार्ट हुआ है उसमें जो न्यूट्रल एरिया है उसमें हमारे बॉटम बॉडी से लेकर के अपर विक। ये हमारा है बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग का तरीका, या डिमांड सप्लाई की मार्किंग का तरीका। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक तरीका होता है डिमांड सप्लाई मार्क करने का ये। ठीक है, ये बेसिकली एक है डिमांड सप्लाई मार्किंग का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि अभी हमने क्या देखा कि प्राइस रन पुल बैक करके रन किया, तो ये जो हमारा क्या है, डिमांड एरिया। ठीक है, बट एक तरीका क्या होता है, मार्केट मान लो कुछ इस तरह से गई है, ठीक है, लेट्स से मार्केट कुछ इस तरह से गई है। ठीक है,
एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है ना, ये बेसिकली जो न्यूट्रल कैंडल है जहाँ पे प्राइस बेसिकली पॉज किया है या प्राइस जहाँ पे होल्ड हुआ है, तो इसमें ये कैंडल भी हमारी होती है डिमांड। इसकी मार्किंग का तरीका भी क्या है, देखो डिमांड जब भी मार्क करोगे ना तरीका सेम है, अपर बॉडी टू लेकर के लोअर वीक तक। वो चाहे इस तरह की डिमांड हो, ड्रॉप बेस रैली, इस तरह की डिमांड को क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो प्राइस सिर्फ और सिर्फ राइज कर रहा है, तो दिस इज रैली, दिस इज बेस, दिस इज अगेन रैली। तो इसको हम कई बार क्या कहते हैं, रैली बेस रैली। ठीक है, और इसी के सिमिलरली जब प्राइस हमारा डाउन सेट आ रहा है, ठीक है, लेट्स से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से प्राइस हमारा बढ़ते हुए गया था उसी तरह प्राइस हमारा हो सकता है गिरते हुए आ जाए। तो प्राइस यहाँ पे हुआ ड्रॉप, यहाँ पे प्राइस होल्ड किया या न्यूट्रल हुआ, अगेन प्राइस ड्रॉप हुआ, तो इसको क्या करेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, और ये क्या है, मार्केट चूंकि यहाँ पे प्राइस गिर रहा है तो ये हमारा बनेगा सप्लाई एरिया, और सप्लाई एरिया की मार्किंग क्या होती है, लोअर बॉडी से लेकर के अपर विक तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सप्लाई एरिया। तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे डिमांड सप्लाई, मतलब तरीका क्या, तरीका तो एक ही है डिमांड सप्लाई का, बट ये वाली जो होती है रैली बेस, ड्रॉप बेस रैली, ये वेव की बिगनिंग पे बनती है। और ये जो बनती है ना हमारी दूसरी तरह की डिमांड, रैली बेस रैली, एक हमारी ड्रॉप बेस रैली बनती है बिगनिंग पे, और रैली बेस रैली बनती है मिडिल में। तो जो बिगनिंग वाली होती है ना, बिगनिंग ऑफ वेव, ये वाली जो होती है हमारी डिमांड, ये स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू रैली बेस रैली, क्योंकि वो वेव के बीच में बन रही है। तो कभी भी वेव के बीच में जो बनती है ना, वो हमेशा वीक डिमांड होती है, और वहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए और भी चीज़ें देखनी होती है। बट जो बिल्कुल ओरिजिन पे बनती है ना, बॉटम वाली डिमांड, ये हमेशा स्ट्रांग होती है। और ये ज़्यादा स्ट्रांग तब होती है जिस जब अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है, तो उस केस में ये डिमांड हमेशा वेरी स्ट्रांग होती है। प्राइस जब भी कभी आएगा यहाँ पे रिएक्शन देगा ही देगा। अब यहाँ से लेट्स से प्राइस 100 रुपए की चीज़ मान लो 200 की हो गई है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 100% राइज किया प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मान लो प्राइस 100 रुपीज़ था, और यहाँ पे प्राइस 200 हो गया, और किसी रीज़न से मान लो प्राइस अगेन ड्रॉप हो गया। तो जहाँ जिस जोन से प्राइस 100% राइज किया था ना, इस जोन से प्राइस एटलीस्ट 30 40 50% तो राइज करेगा। अब इससे ऊपर राइज करेगा या नहीं राइज करेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर पड़ रहे हैं या नहीं। बट चूंकि पेंडिंग एरिया, पेंडिंग डिमांड यहाँ पे पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे इस जोन के पास इतनी दम तो है कि ये प्राइस को अगेन एटलीस्ट 30 40 50% तक राइज कर सके। मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ जो 200 पे हुई थी, अगेन वो 100 पे मिलेगी, आप यहाँ पे बाई करोगे, एटलीस्ट 140 150 तक तो प्राइस दोबारा चला जाएगा। ठीक है, ये इतना स्ट्रांग होता है। बट जो बीच में हमारी बन रही है ना, ऐसे 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 करके प्राइस अगर यहाँ पे ड्रॉप किया, और मान लो ये हमने डिमांड मार्क की, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 रुपये भी देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इसके साथ हमें और भी चीज़ें कंबाइन करके इस जोन की बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ये लो होती है, ये लो डिमांड एरिया होता है या वीक डिमांड एरिया होता है, और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है या हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे देखते हैं, तो हम बेसिकली वो एरिया देखते हैं जहाँ से प्राइस एक अच्छा राइज हुआ है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला। ठीक,
यहाँ से प्राइस क्या था, 354 से लेकर के प्राइस कहाँ तक गया, 412 तक। अब प्राइस अगेन ड्रॉप करके इसी एरिया में आ गया। तो हमारे डिमांड, बेसिकली ये डिमांड बना। ये डिमांड क्यों बना, क्योंकि यहाँ से एक तो प्राइस अपसाइड गया है, प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बना एक डिमांड एरिया। अब डिमांड एरिया मार्किंग का क्या रूल था, प्राइस यहाँ से देखो ड्रॉप, होल्ड, अगेन रैली हुआ है। तो देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो मैंने चार्ट पे डिज़ाइन बना के दिखाया ना, वो एग्जैक्टली डिज़ाइन हमेशा चार्ट पे नहीं दिखेगा। ये हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ डिमांड और सप्लाई को मार्क करनी है कि प्राइस कहाँ से अपसाइड जा रहा है, प्रीवियस वेव का हाई वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं, उस जोन से प्राइस राइज कितना हुआ है। अगर लेट्स से यहाँ से एक ही कैंडल प्राइस ऊपर जाए और नीचे आ रहा है, तो ये हमारे लिए डिमांड एरिया नहीं है। डिमांड का मतलब है कि एटलीस्ट जैसे पुल बैक में हम देखते हैं ना, 3-4 कैंडल्स तो प्राइस ऐसे डाउन साइड है। सिमिलरली अगर वो डिमांड एरिया है, प्राइस एटलीस्ट यहाँ से 3-4-5 कैंडल्स तो अप साइड जाना चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट, अगर उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है तो वो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस 4-5 कैंडल्स अप साइड गया है, प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया है, तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, अपर बॉडी से लेकर के लोअर विक, राइट। तो अपर बॉडी से लेकर के लोअर विक तक आप खींच दो, ये आपका बन गया डिमांड एरिया। जब ये डिमांड एरिया आपका बनेगा तो प्राइस नेक्स्ट टाइम इस जोन पे आएगा और प्राइस अगेन अपसाइड जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाकर के फिर नीचे आया, फिर गया, ठीक है। ये नेक्स्ट उसमें सिखाऊंगा एस सी ओ बी में, कि एस सी ओ बी क्या होता है, उसमें आप ये पकड़ पाओगे, ठीक है। एस सी ओ बी के हिसाब से बेसिकली ये अगेन एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बना था छोटा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक करके मार्केट अगेन अपसाइड गई है। अब यहाँ से अगर देखो, अगर प्राइस आपका अपसाइड गया है, यहाँ से अगेन वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कौन सा, कि प्राइस एटलीस्ट 4-5 कैंडल्स अपसाइड जाना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए, दोनों मीट हो रहे हैं। तो ये कैंडल आपकी क्या बनी, ये एरिया क्या बना आपका, डिमांड एरिया। डिमांड कैसे मार्क करोगे, बॉडी से लेकर के विक, राइट। प्राइस अगेन इस जोन पे आया, जोन पे आने के बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन राइज किया, राइज किया। तो बिगिनिंग ऑफ द वेव क्या है, ये है आपकी। यहाँ से प्राइस अगेन हमारा क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 4-5 कैंडल अपसाइड जाए, हो जा रही है। प्रीवियस हाई हो, ब्रेक हो, बिल्कुल हो रहा है। तो आपके ये क्या कैंडल मार्क करोगे, डिमांड एरिया। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब हम डिमांड या सप्लाई मार्क करते हैं ना, तो उसमें जो हमारी न्यूट्रल कैंडल है या जिस कैंडल को मार्क कर रहे हैं, उसका कलर का कोई लेना देना नहीं है। ये रेड भी हो सकती है, यहाँ पे हमने मार्क किया था ये ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बेसिकली इससे पड़ता है कि यहाँ से प्राइस हमारा जंप करना चाहिए। प्राइस यहाँ से अगर बढ़ रहा है ना, तो ये चाहे रेड रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारा एक डिमांड एरिया बना, प्राइस अगेन राइज किया। अगेन राइज करने के बाद प्राइस किसी बीच में आया। ये गैप्स होते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगा। ये जो फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट बताया था ना वॉल्यूम इम्बैलेंस का, वो उसमें आएगा ये। प्राइस अगेन राइज किया और अगेन हमारे आए डिमांड एरिया में। डिमांड एरिया में आने के बाद प्राइस अगेन राइज किया, ठीक। राइज करने के बाद प्राइस फिर डाउन आया, यहाँ से पिक करके फिर अगेन किया। यहाँ पे देखो, तो इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है इस कैंडल, इस जोन पे। तो ये जोन बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, डिमांड एरिया, ठीक है। प्राइस अगेन आपके डिमांड एरिया पे आया, अप साइड गया, अगेन ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना, एससीओबी, ठीक है। और प्राइस अगेन यहाँ से फिर अप साइड गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, नोटिस कर रहे होगे कि डिमांड का मैंने बताया था मार्किंग क्या होगी, अगर कैंडल ऐसी कुछ बन रही है तो अपर बॉडी से लेकर के लोअर विक तक, ये मार्किंग का तरीका बनाया था। बट यहाँ पे देखो मैंने कैंडल, पूरी कैंडल मार्क किया, विक से लेकर के विक तक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अगेन कैंडल के साइज पे भी। अब चार्ट पे अगर कैंडल देखोगे, तो ये कैंडल आपको क्या दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है। मतलब अगर बाकी कैंडल्स के कंपेयर की बात करें तो ये कैंडल इस नियर बाय चार्ट में सबसे बड़ी दिख रही है, राइट। ये कैंडल देखो, तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये सारी हैं बहुत छोटी है अदर कैंडल के कंपैरिजन में। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल या ये कैंडल, ये बेसिकली मीडियम कैंडल है, ठीक है। तो ये बेसिकली मीडियम कैंडल जो होती है, इसको हम नॉर्मल कैंडल भी कहते हैं। ये जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटी कैंडल बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉज कैंडल या इंडिसीजन कैंडल या बेस कैंडल, ठीक है। अलग अलग टर्म यूज होता है, बट इसको हमें बेसिकली क्या है ना, कैंडल के साइज के बेस पे संबंध है। तो नियर बाई चार्ट में या जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो इस चार्ट में, जो कैंडल सबसे छोटी बन रही है एज कंपेयर टू अदर कैंडल, वो आपकी पॉज कैंडल होती है, ठीक है।
उस केस में अगर डिमांड एरिया में आपकी पॉज कैंडल आती है ना, तो हम कैंडल की मार्किंग कैसे करते हैं, विक टू विक, क्योंकि ये कैंडल की साइज हमारी छोटी है। अगर यही कैंडल हमारी नॉर्मल कैंडल होती या मीडियम साइज कैंडल, जैसे ये यहाँ पे हमने मार्क किया था, राइट, या यहाँ पे हमने मार्क किया था, ये मीडियम साइज कैंडल, इस केस में मार्किंग कैसे होती है, बॉडी टू विक। ठीक है, अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसमें ये लिख लो कि अगर कैंडल का साइज हमारा छोटा है तो हम कैंड विक टू विक मार्क करते हैं, और अगर कैंडल का साइज हमारा नॉर्मल है तो हम बॉडी टू विक मार्क करते हैं। जैसे ये डिमांड के में है, सेम सप्लाई में होगा कि जहाँ जब कैंडल का साइज हमारा नॉर्मल होगा तो हम क्या करेंगे, लोअर बॉडी टू अपर विक मार्क करेंगे, और जहाँ पे हमारे कैंडल का साइज स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी कैंडल मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, ये 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 देखो, ये डिमांड मार्क करने का तरीका। अब इसी तरह सप्लाई मार्क करने का भी देखते हैं। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या था कि हमारी पॉजिटिव वेव और निगेटिव वेव दोनों तरह की मार्केट में ही बनती है, राइट। मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो, मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड हो, दोनों ही केस में हमारी पॉजिटिव वेव निगेटिव वेव, पॉजिटिव वेव निगेटिव वेव दोनों ही केस में बनेगी। दैट मीन्स कि प्राइस जो ड्रॉप हो रहा है ना, जब प्राइस ड्रॉप होता है तो यहाँ पे छोटी सप्लाई भी बनती है, और जब प्राइस यहाँ से राइज होता है तो यहाँ पे छोटी सी डिमांड भी बनती है। बट चूंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें डिमांड नहीं मार करनी है। ये पॉइंट नोट कर लो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई मार्क करनी है, डिमांड उस केस में काम नहीं करेगी, डिमांड टूट जाएगी। और मार्केट अगर हमारी अप ट्रेंड है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें डिमांड मार्क करनी है, सप्लाई नहीं मार्क करनी, क्योंकि सप्लाई टूट जाएगी। क्योंकि मार्केट क्या फॉलो करेगी, मार्केट फॉलो करेगी अपने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो सारी सप्लाइयाँ टूटेंगी, स्ट्रक्चर अगर निगेटिव है तो सारी डिमांडें टूटेंगी। ठीक है, तो हमें हर चार्ट में हर जगह पे डिमांड और सप्लाई दोनों नहीं मार्क करना, हमें सिर्फ वो मार्क करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट हो या जो मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हमारा इसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और जैसे बताया कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर में भी सप्लाई बनती है, तो प्राइस अगर देखो यहाँ से, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ है, तो अगर इसको आप मार्क करोगे एज ए सप्लाई, तो सप्लाई की मार्किंग क्या होगी, ये आपकी कैंडल क्या है, नॉर्मल कैंडल है, तो इसकी क्या होगी, अपर बॉडी टू अपर विक, ये आपकी मार्क होगी एज ए सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया में मार्केट अगेन आई तो मार्केट ने रिएक्शन दिया। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से अगेन ड्रॉप हुआ तो अगेन ये कैंडल आपकी क्या बनी, सप्लाई एरिया। ठीक, सप्लाई एरिया में प्राइस अगेन गया, प्राइस अगेन ड्रॉप हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई एरिया ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि डायरेक्शन थी अपसाइड की, राइट। अब इसको भी मार्क करो अगर एज ए सप्लाई एरिया, तो इसकी मार्किंग क्या होगी, अपर विक टू लोअर बॉडी, ऐसे मार्क करोगे। क्योंकि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ है, रैली बेस ड्रॉप हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, दैट मीन कि दिस इज सप्लाई, बट यहाँ पे सप्लाई क्या हुई, ब्रेक हो गई। क्यों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड है। तो जब मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड है तो सप्लाइयाँ सारी टूटेंगी, हमें सप्लाइयाँ नहीं मार्क करनी। मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड मार्क करनी है, और डिमांड में हमें सिर्फ और सिर्फ बाई करना है, ना कि सप्लाई। ठीक है, अब कोई एक चार्ट देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर निगेटिव है। किसका स्ट्रक्चर निगेटिव है बताओ। मान लो यस बैंक ले लेते हैं। ठीक है, यस बैंक का अगर मंथली से देखो तो यस बैंक में देखो हो क्या रखा है। यस बैंक किसी टाइम पे 2005 में 13 रुपीज़ पे था, अपना लाइफ टाइम हाई इसने 400 रुपीज़ लगाया था 2018 में, उसके बाद प्राइस इस समय 22 रुपये पे चल रहा है, राइट। तो ये जो प्राइस फॉल हुआ है, ये ड्यू टू सम रीज़न कुछ यस बैंक में हुआ था, निगेटिव न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से यस बैंक के शेयर फॉल हुए थे। ठीक है, लेकिन शेयर फॉल हुए तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करेगी, चेंज करने के बाद लोअर लो बनाएगी, वो हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से मार्केट फॉल होनी स्टार्ट हुई हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ तक अगर देखो मार्केट क्या है, हायर हाई बनते हुए जा रही है। मार्केट का एक लो एरिया था, मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया,
मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया, हाई लगाने के मार्केट ने अगेन अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने का फिर हाई लगाया, फिर अपना लो ब्रेक किया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, लो ब्रेक किया, मार्केट ने फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, अगेन मार्केट में सेलिंग आई, फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर सेलिंग आई, फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, सेलिंग आई। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड हो गई है। तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो गई ना, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्क करनी है सप्लाई। ठीक है, तो अगर सप्लाई मार्क करोगे तो देखो यहाँ से मार्केट की निगेटिव वेव की बिगिनिंग थी, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा फॉलो आया है, प्लस इसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक किया है। राइट। तो इन फ्यूचर कभी अगर मान लो आता है जिसकी उम्मीद कम है, तो 278 के पास अगेन प्राइस में डाउन साइड का रिजेक्शन आएगा। बट यहाँ पे अगर छोटी वेव देखो, ये तो देखो बड़ी वेव हो गई, छोटी वेव समझो तो क्या है, प्राइस रन पुल बैक, रन पुल बैक है। ठीक है, अब पुल बैक के बाद यहाँ से क्यों डाउन हुई, इसका आंसर कौन देगा, लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। राइट। तो ये हमारा क्या बना, ड्रॉप बेस ड्रॉप वाली सप्लाई। इस सप्लाई की मार्किंग कैसे करोगे, छोटी कैंडल हो तो पूरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस को क्या है, सप्लाई जोन में आया और अगेन फॉलो प्ले करके इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, ये सप्लाई काम की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिमांड इसको मार्क करोगे फेल हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिमांड नहीं मार्क करनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई फॉलो करनी है। सिमिलरली प्राइस ने रन पुल बैक रन, ये शॉर्ट वेव की बिगनिंग है। ठीक, यहाँ पे आपकी सप्लाई है, सप्लाई कैसे मार्क करोगे, ये बहुत ही छोटी कैंडल है, कैंडल पूरी वीक टू वीक मार्क कर लो, अगेन प्राइस सप्लाई जोन में गया, प्राइस अगेन ड्रॉप, प्राइस ने यहाँ पे एक फिर बेस बनाया, ड्रॉप, अगेन बेस से लेकर के फिर ड्रॉप, प्राइस राइज किया, यहाँ पे फिर बेस थी। ठीक है, मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे फिर से बेस थी और प्राइस अगेन आई ड्रॉप, प्राइस अगेन उस जोन में आया, प्राइस फिर से ड्रॉप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जोन टेस्ट हो गया, ये जोन बचा था, इसकी मार्किंग अगर करोगे कुछ इस तरह से। हाँ, नहीं देखो, साइडवेज आप वैसे देख रहे हो, बट अगर आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करोगे ना, सारे आपके लोअर लो बनने हैं। देखो सारे लो आपके ब्रेक हो रहे हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, सारे देखो लो, हर लो के नीचे शिफ्ट हो रहा है ना। साइडवेज में तो क्या है, मार्केट एक रेंज बाउंड रहती है, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होती है, बट मोस्टली वो रेंज बाउंड रहती है। यहाँ पे रेंज बाउंड तो नहीं है ना, यहाँ पे तो सारे लो टूट रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, डाउन ट्रेंड है यहाँ पे डेली के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, जब भी प्राइस राइज होगा ना, आपको सप्लाई मार्क पे सिर्फ और सिर्फ सेल करनी है, तब तक सेल करोगे जब तक कि निगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, वो आपको पता है कि वो ब्रेक कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब प्रीवियस लो के ऊपर मार्केट क्लोज करके अगेन हायर हाई बनाने स्टार्ट कर दे। तो फिलहाल फिलहाल ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आपको एवरेज सप्लाई पे सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, न कि बाई करना है। ठीक है, ये बेसिकली एक निगेटिव मार्केट का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो इसको एज ए डिमांड की तरफ मार्क करो, यहाँ से प्राइस क्या है, प्राइस ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे होल्ड किया था, बेस बना और अगेन प्राइस फिर से रैली की। अगर इस जोन को मार्क करोगे एज ए डिमांड, तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस ने हल्का सा अपसाइड गई और ब्रेक कर दी, तो यहाँ पे डिमांड नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, चाहो तो पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का ना, हमें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपनी मार्किंग करनी है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ हमें डिमांड मार्क करनी है, स्ट्रक्चर अगर निगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई मार्क करनी है। हमें दोनों नहीं मार्क करना है, अगर दोनों मार्क करोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको बाई करना है कि सेल करना है। अब अगर आपने यहाँ पे मान लो डिमांड मार्क की है, ठीक है, और आपने स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव है, और आपने यहाँ पे डिमांड मार्क करने के बाद बाई का प्लान बना के रखे हो, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, आपका लगेगा स्टॉप लॉस, आपका होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि आपने अगर यहाँ कहीं बॉय कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखोगे, और इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे तो मार्केट क्या करेगी, आपको स्टॉप लॉस खा जाएगी, आपको हो जाएगा लॉस। बट आपने अगर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रखी है, आपने स्ट्रक्चर सही से समझ रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल का प्लान, इस बेस को बेसिकली। ठीक है, प्राइस यहाँ पे राइज किया है ना, यहाँ पे राइज करते हुए प्राइस को देख करके बाई नहीं करना है। ये तो पता है ना कि निगेटिव स्ट्रक्चर है, तो प्राइस की ये पुल बैक वेव है,
यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस को हमें जाने देना है अपसाइड, और अपसाइड जैसे जाएगा हमें यहाँ पे करना है सेल। और नियरेस्ट स्विंग जो है यहाँ कहीं पे आप अपना रखोगे स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, अगेन प्रीवियस वेव ब्रेक होने तक का। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रीवियस वेव ब्रेक हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे प्राइस पूरा यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, आपका प्रीवियस वेव ब्रेक नहीं हुई, बट इस जोन तक प्राइस आया है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये एग्जिट एंट्री एग्जिट जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रखोगे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ तक का अपना टारगेट रखोगे। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई हमें मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही मार्क करनी है। अब एक पॉइंट इसमें और है कि रुको चार्ट पे देख के बताता हूँ मैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि देखो जैसे प्राइस यहाँ पे एक कैंडल के बाद प्राइस यहाँ से रन किया, यहाँ पे एक दो कैंडल का कंसोलिडेशन है, अगेन प्राइस एक जंप कर गया अच्छा खासा। तो जितने कम बेस बने हैं ना, या जितना कम देर तक प्राइस न्यूट्रल रहे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है। और जितने ज़्यादा देर तक प्राइस बेस में रहे और उसके बाद राइज होता है, वो उतना ही वीक डिमांड एरिया होता है। समझे बात को? मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो देखो जो स्ट्रक्चर निगेटिव है ना, यहाँ पे बाय नहीं करना है, मैं जस्ट डिमांड सप्लाई बता रहा हूँ कि प्राइस रेड 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 कैंडल बनाने के बाद मान लो एक न्यूट्रल कैंडल बनाई, और उसके बाद ग्रीन 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 बना के चली गई, तो यहाँ पे प्राइस देखो होल्ड कितना देर किया, सिंगल कैंडल खाली होल्ड किया ना, तो ये हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा। ठीक है, बट मान लो अब यहाँ पे एक दूसरा केस है कि प्राइस हमारा ऐसे 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 ड्रॉप करके आ गया, और यहाँ पे बहुत सारी कैंडल इसने बना दी, काफ़ी देर तक होल्ड कर गया ये, और उसके बाद अपसाइड गया। ठीक है, तो डिमांड एरिया तो तब भी आपका ये मार्क होगा, बट दिस इज वीक डिमांड एरिया। ठीक है, वीक वीक किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस के एग्जांपल में जहाँ पे सिंगल कैंडल के बाद ही प्राइस जंप कर गया, उसके कंपैरिजन में वीक है ये। ठीक है, तो चार्ट में मान लो आपको कोई वेव ऐसे बनती हुई दिखी, रन पुल बैक। अब रन वेव में मान लो यहाँ कहीं पे डिमांड है, एक डिमांड आपको ऐसे दिख रही है जहाँ पे मल्टीपल कैंडल बनी थी। ठीक है, और एक चार्ट में मान लो ऐसी है जहाँ पे एक सिंगल कैंडल में ही प्राइस जम किया है। तो जब इस चार्ट पे प्राइस आएगा ना, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। यहाँ पे जो मल्टीपल कैंडल के बाद हुआ है, प्राइस यहाँ से भी जंप करेगा, बट यहाँ पे ये वीक डिमांड एरिया। ठीक है, यहाँ पे दम कम होगी इसको ऊपर ले जाने के, यहाँ पे इसके पास ज़्यादा प्रेशर है ले जाने के लिए। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके जो प्राइस जिनका प्राइस जंप किया था ना, वो बेसिकली क्या है, उनके ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे बेसिकली प्राइस क्या है ना, एक कंसोलिडेशन रेंज में है, कि किसी डिसीजन के बेस पे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन को प्राइस अपसाइड लेके नहीं जाना है, वो वेट कर रहे हैं लेट्स से किसी न्यूज़ का, मान लो किसी कंपनी में कोई इवेंट होना है, ठीक है, कुछ न्यूज़ आनी है, या कुछ ऑर्डर उनके डील होनी है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है। तो वो यहाँ पे प्राइस को क्या करेंगे ना, होल्ड करेंगे ना, अप साइड लेके जाएंगे ना डाउन साइड लेके जाएंगे, और उसके बाद जब वो न्यूज़ आएगी या इवेंट होगा, उसके बाद वो प्राइस को अपसाइड कराएंगे। तो चूंकि जितनी देर तक वो प्राइस को होल्ड करा है ना, वो एरिया थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पे प्राइस चूंकि अप साइड और डाउन साइड दोनों करा रहे हैं ना, एक रेंज में प्राइस को लेके जाना है, अगर कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, रेंज बाउंड ना, तो यहाँ पे इनके बाई के ऑर्डर भी छोटे से पड़े होते हैं, सेल के ऑर्डर भी पड़े होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा वीक होता है। और जहाँ पे प्राइस सीधे जंप किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई के ऑर्डर पड़े हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। नहीं तो आप उसको फिर चार्ट पे प्रैक्टिस करो ना, प्रीवियस वाला, क्योंकि देखो जैसे जैसे, हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप भूल जाओगे उसको।
है ना? तो प्रैक्टिस करनी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये मार्किंग का तरीका है, आपने मार्किंग का तरीका जान लिया, ठीक है? बट अब मार्किंग का तरीका जानने के बाद जब चार्ट पे मार्क करोगे ना, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी, कैसे मार्क करना है, कहाँ पे मार्क करना है, ये वाली डिमांड एरिया को मार्क करना है कि ये वाली डिमांड एरिया को मार्क करना है कि ये वाली डिमांड एरिया को मार्क करना है, ठीक है? मार्किंग में भी कई बार आपकी गलती होगी, अप डाउन कुछ होगा, ऊपर नीचे। तो वो जितना आप ड्रॉ करोगे ना, जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि मेरी ड्राइंग सही है कि गलत है, मैंने ड्राइंग की है जो वो सही है कि नहीं, ठीक है? कहाँ पे एक्चुअल में कौन से एरियाज हैं। जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपके चार्ट में 10 डिमांड एरिया मार्क कर दोगे, तब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि यार 10 डिमांड एरिया है तो मुझे काम किस पे करना है, मुझे इस पे करना है, मुझे इस पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है, किस पे करना है। तो वो सारे कंफ्यूजन, वो सारे क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आप उस पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ठीक है, आप आपने जो एनटीपीसी का किया था वो आप भेज देना। बट जो जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको आपको एटलीस्ट 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। अभी तो देखो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो समझ तब आएगा ना जब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपकी मार्किंग मार्किंग में इम्प्रूवमेंट आने में भी टाइम लगेगा। वो तब होगा इम्प्रूवमेंट जब आप कम से कम 25-50-100 चार्ट पे आप मार्क कर लोगे, ठीक है? और जब आपकी मार्किंग सुधर जाएगी तो आपको क्या मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको देखोगे प्राइस गिर रहा है तो आपको पता रहेगा कि बेसिकली किस जोन से उठेगा, आप सिर्फ उस जोन को मार्क करोगे, ठीक है? चार्ट थोड़ा सा श्रिंक करोगे, पीछे की पिक्चर देखोगे, अच्छा पीछे क्या करके आया है, ओके। सो ये जोन काम करेगा, ये जोन काम करेगा, ये जोन काम करेगा कि ये जोन काम करेगा। देखो जो वेव का ओरिजिन है ये तो बेस्ट जोन होता ही है, ये तो हमेशा काम करेगा। बट प्राइस जो है 16 रुपीज़ से लेकर के 32 रुपीज़ गया, यहाँ से प्राइस डबल हुआ है ना। तो अगेन वो 16 रुपीज़ पे थोड़े आएगा प्राइस अपसाइड जाने के लिए, वो तो बीच में से कहीं से उठाने की कोशिश करेगा ना। तो बीच में तो बहुत सारे एरिया आपको दिखेंगे ना, तो उसमें कंफ्यूजन होगी कि कौन सा एक्चुअल में एरिया है जहाँ से प्राइस की उठने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वो जब चार्ट पे मार्क करोगे ना और पिछले चार्ट को देखोगे कहाँ कहाँ से उठा है, कैसे कैसे उठ रहा है। अभी तो देखो आपको बने हुए चार्ट पे मार्क करना है, इसके बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आपको चार्ट बनने से पहले मार्क करना पड़ेगा, ठीक है? आप कुछ इस तरह से मार्क करोगे, जैसे मैं कौन सा एग्जांपल को लूँ, मान लो टाटा स्टील ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है? आपको चार्ट बनने से पहले ना, जब ये जो चार्ट बना है ना, आपको ये बनने से पहले बेसिकली आपकी मार्किंग कुछ ऐसी होगी कि टाटा पावर मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा तो मैं बाई करने का प्लान करूँगी, ठीक है? ये तो मैं एक रफ खींच रहा हूँ, इसको बेसिकली हमें मार्किंग भी कैसे करनी है, सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है। मतलब अगर आप मंथली पे एनालिसिस कर रहे हो तो मंथली के हिसाब से मार्किंग होगी, वीकली पे एनालिसिस कर रहे हो तो वो मार्किंग रीएडजस्ट होगी, डेली पे कर रहे हो तो अगेन वो मार्किंग या तो नई मार्किंग आपको दिखेगी या रीएडजस्ट होगी। तो बेसिकली एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी एक हाई लेवल समझ लो कि जब प्राइस यहाँ कहीं पे होगा ना या यहाँ कहीं पे होगा तो आपके प्लान के हिसाब से आपको यहाँ कहीं पे बाई का प्लान बनोगे। अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया क्यों है, नाउ यू नो कि भाई ये वेव का बिगिनिंग पॉइंट था, प्रीवियस हाई था, तो यहाँ पे आएगा प्राइस तो यहाँ पे तो बाई बनेगा। और जब यहाँ पे प्राइस आया तो देखो क्या हुआ, ठीक है? इस जोन में आने के बाद प्राइस अगेन अपसाइड चला गया। देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है ना, जब आप मार करोगे ना तो आप यहाँ पे अब एंट्री एग्जिट में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको ऐसा क्या देखना है कि यहाँ पे आपको बाय करना है, क्योंकि प्राइस हो सकता है जैसे रन पुल बैक रन करके आया, पुल बैक लेके ऐसे भी तो जा सकता है ना? तो प्राइस डाउन ट्रेंड जर्नी भी तो अपनी कंटिन्यू रख सकता है शॉर्ट टर्म की। तो यहाँ पे ऐसा क्या देखना है कि यहाँ पे हमें बाई के ऑर्डर डालने हैं, न कि हमें सेल के। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, एक तो होता है विदाउट कंफर्मेशन बाई करना। विदाउट कंफर्मेशन बाई आप तभी करोगे जब आपकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके बाई के ऑर्डर डालोगे और यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रखोगे। बट जब तक वो आपकी स्ट्रांग नहीं होती तो वो यहाँ पे एंट्री ही कैसे लेनी है, वो एंट्री एग्जिट की क्लास में बताऊंगा कि यहाँ कहीं पे आप बाई कैसे करोगे, ठीक है? उसके बेस पे वहाँ पे आप कंफर्म होगे, यहाँ पे तो विदाउट कंफर्म है,
ठीक है, मल्टीलैटरल मैनेज के बाद। और एक होता है कन्फर्म करके, तो कन्फर्मेशन में आप क्या क्या देखोगे, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा आगे। वो कन्फर्मेशन के बाद आप यहाँ पे करोगे बाई। आपका पहला टारगेट आपको मैंने क्या बताया था, प्रीवियस वेव हाई ब्रेक होने का। ठीक, प्रीवियस वेव हाई तक का प्राइस गया, और प्राइस देखो यहीं पे भी रिजेक्शन खा रहा है। अब प्राइस कहाँ तक डाउन आकर के जाएगा, या प्राइस यहीं पे जाएगा, ये भी आपको आगे समझना है, राइट। तो वो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। बट फिलहाल आज जो सीखा है डिमांड सप्लाई मार्किंग, तो उसको आप समझो। ठीक है, एक पॉइंट इसमें मिस हो गया था, वो भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ है, यहाँ से प्राइस रैली किया है, ये हमारा हो गया डिमांड एरिया। बट यहाँ पे दो कैंडल है, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, राइट। अब आप किस कैंडल को कंसिडर करोगे, इसको करोगे या इसको करोगे? हाँ, तो इस केस में क्या है, चूंकि रेड कैंडल ये छोटी वाली इसके अंदर बनी है ना, तो आप बिग वाली को कंसिडर करोगे। बट मान लो कि ये रेड कैंडल की विक थोड़ी सी ऊपर होती या नीचे वाली विक थोड़ी नीचे होती, उस केस में उस केस में क्या करोगे, जैसे मान लो एक कैंडल आपकी ऐसी बन रही है, और एक कैंडल मान लो आपकी ऐसी कुछ बन रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हमारी डिमांड मार्क करने का तरीका क्या होता है, अपर बॉडी टू लोअर विक, राइट। तो इन दोनों की कैंडल में अपर बॉडी किसकी है, इसकी, लोअर विक किसकी है, इसकी। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो होगा डिमांड मार्क करने का। मान लो कैंडल कुछ ऐसी बनती, अ, कुछ ऐसी मान लो बनती, ठीक है, या इसको थोड़ा और मैं खींचूँ, मान लो कुछ ऐसे बनती। तो इस केस में डिमांड कैसे मार्क करोगे, अपर बॉडी किसकी है, इसकी, लोअर विक किसकी है, इसकी। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा डिमांड मार्क करने का। कंडीशन वही है कि अपर बॉडी टू लोअर विक, बट चूंकि मोर देन वन कैंडल है, तो हमें वो सारी कैंडल को कंबाइन करके देखना है कि अपर बॉडी किस उस रेंज में या उस नंबर ऑफ कैंडल्स में किसकी आ रही है, उसकी अपर बॉडी कंसिडर करोगे, और उस रेंज में लोअर विक किसकी आ रही है उसको कंसिडर करोगे। तो ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा डिमांड मार्क करने के लिए। इसी तरह आपका सप्लाई मार्क करने का तरीका बनेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। अब आप चार्ट पे डिमांड मार्क करने का कुछ स्टॉक्स उठाओ जिसका मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसमें आप डिमांड मार्क करो। कुछ स्टॉक उठाओ जिसका मार्केट स्ट्रक्चर निगेटिव है, उसमें सप्लाई मार्क करो। और उसके बाद देखो, कुछ चार्ट्स मुझे भेजो फिर हाँ, मतलब साथ साथ में सारी चीज़ें करो, उसको प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। हम्म। नहीं देखो, इसमें थोड़ा सा चीज़ें सीखने समझने में ना टाइम लगता है। बट एक बार आपने टाइम दे दी और आप एक बार चीज़ें सीख गए ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी लगेंगी। वो होता है ना, जब तक आप कार चलाना नहीं सीखते हो तो आपको बड़ी दिक्कत होती है गियर चेंज करने में, एक्सीलेटर क्लच सब समझने में। बट एक बार कार चलाने आ जाती है तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी पड़ती कि कौन सी गियर पे कार चल रही है या एक्सीलेटर कहाँ पे चल रहा है। वो आपके दिमाग में सारा फीड हो जाता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको ध्यान नहीं रखनी पड़ती कि भाई गाड़ी स्लो हो रही है तो मुझे गियर डाउन करके सेकंड पे लानी है या फर्स्ट पे लानी है। वो आपकी हैबिट हो जाती है, वो आपको फिर उसी हिसाब से ट्रेंड हो जाता है आपका दिमाग। तो वैसे ये मार्केट है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई ना, तो फिर सारी चीज़ें आपको चार्ट पे बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से प्राइस क्यों गया है, ये आपको डिमांड दिख रही है, ठीक है। आपका प्राइस और कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है वो आपको सारे जो दिखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। बस समझने की और प्रैक्टिस करने की देरी है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके।